हाय गाइस, इस वीडियो में हमें पढ़ना है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ठीक है, तो हमेशा की तरह सर्किट सिंपल होगा। एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा होगा जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो एज ऑलवेज हमारी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की, ओमेगा टी जो होगा हमें फेज बताएगा इस एसी वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, हमें हर बार की तरह यही चीज़ें करनी है, एक इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है, फिर हम पावर की तरफ डिस्कशन अपना ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हम किरचॉफ्स लूप रूल लगाएंगे। किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो देखो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था। ठीक है, अगर आप ट्रैवल करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको कितना मिलेगा? दोस्तों, आप बैटरी के अक्रॉस जा रहे हो, एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जा रहे हो, तो आपको यही पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा जो एसी वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना। यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में जाने में आपको वी एम साइन ओमेगा टी का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 जाओगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलेगा क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है सर्किट में, है ना। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 के बीच में जाओगे तो आपको एक कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मानो कि बैटरी जो थी वो ऐसे वोल्टेज की पोलैरिटी ये दे रही थी, इस साइड प्लस इस साइड माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा सर्किट में तो इस साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा, मान लो प्लस क्यू, और इस साइड एक नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा, मान लो माइनस क्यू, है ना। ऐसा ही होगा, जब करंट इधर को जाने लगेगा तो कैपेसिटर में चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ा है ना कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में कि जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज प्लस क्यू हो अक्यूमुलेटेड, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो हम मान सकते हैं क्यू बाय सी, है ना। लेकिन जब आप पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की तरफ जाओगे, आप प्लस क्यू चार्ज अक्यूमुलेशन से माइनस क्यू चार्ज अक्यूमुलेशन की तरफ जाओगे, है ना। यानी कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल था। ठीक है, तो आप जब पॉइंट 3 से पॉइंट 4 की तरफ जाओगे तो आपको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, द चेंज इन पोटेंशियल जो मिलेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा आपका पोटेंशियल। यानी कि आपको नेगेटिव, आपका पोटेंशियल जो है कम होने लगेगा, है ना। यानी आपको एक नेगेटिव साइन आगे से लगाना पड़ेगा क्योंकि आप पॉजिटिव एरिया से नेगेटिव एरिया पे जा रहे हो। ठीक है, तो वही आप कर दोगे कि 3 से 4 जाने में, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 जाने में आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, पॉइंट 4 से पॉइंट 1 के बीच में फिर से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप कर दोगे इसको इक्वेट जीरो, क्योंकि आपने पूरा एक लूप ट्रैवल कर लिया है। और किरचॉफ्स लूप रूल हमें बताता है कि अगर आप किसी सर्किट में पूरा एक लूप ट्रैवल करोगे तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमें इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमें आ जाएगी Q इज इक्वल टू वी एम टाइम्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी। बस सब्स्टिट्यूशन करना है ना। तो दोस्तों करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि करंट जो होता है इंस्टेंटेनियस करंट वो होगा डी क्यू बाई डी टी। ये तो सिंपल है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो गाइज हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए हमें सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है दोनों साइड को। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम सी डी साइन ऑफ ओमेगा टी बाय डी टी। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना आप? हमने इस साइड को और इस साइड को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये जो टर्म है
डी क्यू बाई डी टी, उसको हम आई लिख सकते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आई इज इक्वल टू, सिंपली साइन ओमेगा टी को आपको डिफरेंशिएट करना है ना, ओमेगा सी वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ जाएगी ना आपकी वैल्यू। आप डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी को, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और ओमेगा लगा हुआ है एक फैक्टर, तो आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी करंट की वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू ओमेगा सी वी एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो गाइज ये इक्वेशन को हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें कॉस हटा के साइन लाना है ताकि हम फेजर एनालिसिस के लिए यूज कर सकें इस इक्वेशन को, ठीक है। तो कॉस को बदलना है साइन में, तो क्या यूज करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना आपकी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, ठीक है। आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। और दूसरी एक और बात, हमें करंट को इस फॉर्म में लिखना होता है ना, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। यहाँ पे हमें फाई की वैल्यू तो मिल गई, वो पाई बाय 2 है, ठीक है। लेकिन क्या हमें आई एम की वैल्यू मिली दोस्तों, ये चीज जो है ना वो आई एम के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसे ना हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है। तो आप याद करो, हमने रेजिस्टेंस के केस में वी एम बाय आर लिखा था, है ना। इंडक्टेंस के केस में वी एम बाय ओमेगा एल लिखा था, ठीक है। क्या हम इसको, इस पर्टिकुलर टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी एम बाय सम क्वांटिटी लिख सकते हैं? तो दोस्तों सही बात है, लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देंगे ओमेगा सी वी एम को वी एम बाय 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन कर देना और इसको लिख देना आई एम, ठीक है। तो आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 वेर आई एम इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। आई होप इतने तक आपको समझ आ चुका है। ये सिंपल मैथ्स है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ थोड़ा जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें दो चीज़ों पे बात करनी है, एक तो फेज डिफरेंस पे, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के फेज डिफरेंस पे, और दूसरा ये 1 बाय ओमेगा सी वाली टर्म पे, ठीक है। तो आओ डिस्कशन शुरू करते हैं पहले फेज डिफरेंस से। तो गाइज जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो प्लस पाई बाय 2 है ना। गाइज मैं फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको फेजर्स के वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, इसी चैप्टर का वीडियो है फेजर्स के बारे में, वो प्लीज़ आप जाके देख लेना, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फेज डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस है वो प्लस पाई बाय 2 का है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है ना वो लीड करता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को बाय पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। तो इसके ना दो इम्प्लीकेशन है, एक तो फेजर डायग्राम में इम्प्लीकेशन होगा। फेजर डायग्राम में इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर आपको फेजर बनाने हो वी और आई के, आप कैसे बना सकते हो, मान लो ये आपने पोटेंशियल का फेजर बनाया, ठीक है। जो करंट का फेजर होगा वो 90 डिग्रीज या फिर इक्विवेलेंटली कहें तो पाई बाय 2 रेडियंस आगे होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोटेंशियल के फेजर के। जो वोल्टेज का फेजर होगा उसके 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे होगा करंट का फेजर, ठीक है। ऐसे बनेगा आपका फेजर डायग्राम जब आपको कैपेसिटर के लिए बनाना हो। तो करंट जो है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल के फेजर को बाय पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। एक चीज तो ये हुई। दूसरा आपके साइन के ग्राफ में फर्क आएगा।
मान लो ये ओमेगा टी की एक्स एक्सिस थी और इस एक्सिस पे आप पोटेंशियल और करंट मार्क कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ब्लैक मार्कर से पोटेंशियल का ग्राफ बनाए साइन का, ठीक है, ये है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ, ठीक है। तो अगर हमें करंट का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे गाइस? हम जानते हैं कि जो करंट है वो लीड कर रहा है पोटेंशियल को, है ना। लीड करने का मतलब ये है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू, जीरो, मिनिमम वैल्यू जिस भी पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए आ रही हैं करंट के लिए उससे पहले आएंगी, ठीक है, पहले आएंगी। यानी कि अगर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आ रही है, ठीक है, करंट लीड कर रहा है, यानी करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू वो पहले आएगी। कितना पहले आएगी? π/2 रेडियंस पहले आएगी, है ना। यानी कि अगर पोटेंशियल की π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू π/2 रेडियंस पहले आएगी, यानी कि π/2 माइनस π/2 यानी कि 0 रेडियंस पे आएगी। तो हम ये ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कुछ I की मैक्सिमम वैल्यू Im 0 रेडियंस पे आएगी, ठीक है। पोटेंशियल की जो 0 वैल्यू है वो पाई रेडियंस पे आ रही है ना। तो करंट की जो 0 वैल्यू है वो पहले आएगी, कितना पहले आएगी? π/2 रेडियंस पहले आएगी, यानी कि पाई माइनस π/2, यानी कि पाई माइनस π/2 होता है π/2, यानी कि यहाँ पे आएगी पोटेंशियल की 0, करंट की 0 वैल्यू, ठीक है। और ये देखो पोटेंशियल की जो नेगेटिव मैक्सिमम थी, यानी कि मिनिमम वैल्यू थी पोटेंशियल की, वो 3π/2 पे आ रही थी, है ना। यानी कि करंट की जो नेगेटिव मैक्सिमम है, यानी कि मिनिमम वैल्यू है, वो 3π/2 से पहले आएगी। और कितना पहले आएगी? π/2 रेडियंस पहले आएगी, यानी 3π/2 माइनस π/2 पे आएगी, यानी कि पाई पे आएगी, ठीक है। तो मेरी जो करंट की मिनिमम वैल्यू है वो पाई पे आएगी। तो मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। और ये देखो पोटेंशियल की जो साइकिल के एंड वाली 0 वैल्यू थी वो 2π पे आ रही थी, ठीक है। करंट की साइकिल के एंड की 0 वैल्यू 2π से पहले आएगी, कितना पहले आएगी? π/2 रेडियंस पहले आएगी, यानी कि 3π/2 पे आएगी, ठीक है। तो मेरा कुछ तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये मैं अपना ग्राफ ऐसे आगे बढ़ाते जा सकता हूं। और ये मेरा रेड कलर में मैंने बना दिया है Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं प्लस π/2 है तो साइन जो करंट का ग्राफ होगा वो आगे को शिफ्टेड होगा। ऐसा नहीं होता, जब प्लस का साइन होता है ना तो जो ग्राफ है वो पीछे को शिफ्ट कर जाता है। आप देख रहे हो ना, Vm साइन ओमेगा टी से पहले आ रहा है, जो भी मैक्सिमम मिनिमम और 0 वैल्यूज है करंट की वो पहले आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो डिफरेंसेस होते हैं जब करंट जो है वो लीड करता है पोटेंशियल को कैपेसिटेंस के केस में। एक तो फेजर आगे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का पोटेंशियल से, दूसरा जो ग्राफ होगा ना वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा करंट का लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। तो गाइज इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के फेज डिफरेंस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हमने बोला कि ये π/2 होता है, और फिर हमने फेजर्स भी बना के देखे और साइन का ग्राफ भी बना के देख लिया। अब हमें इस टर्म के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। इस टर्म को हमने क्या लिखा था? इस फॉर्म में लिखा था I = Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। Im था आपका ओमेगा सी Vm, ठीक है। और मैंने आपको फिर बोला था कि Vm/R किया था हमने Im रेजिस्टेंस के केस में, Vm/ωL किया था हमने Im इंडक्टर के केस में। तो क्या हम इस टर्म को भी इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि Vm डिवाइडेड बाय सम क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने आपको ये करके दिखाया कि Vm 1/ωc हम इस चीज़ को लिख सकते हैं,
ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, Vm 1/ωc इज इक्वल टू Im। ठीक है, तो दोस्तों ये 1/ωc क्या टर्म है, ठीक है, ये हमें डिस्कशन करना है। 1/ωc जो है वो बड़ी सिमिलर होती है इंडक्टर के केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ी थी उसी के। तो ये जो टर्म है ना, ये कैपेसिटर के लिए है, तो इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर के केस में थी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला इंडक्टर के केस में था इंडक्टिव रिएक्टेंस का ओमेगा एल, फॉर्मूला कैपेसिटर के केस में है 1/ωc। ये डिफरेंस याद रखना, ये 1/ωl नहीं था, ये सिर्फ ओमेगा एल था। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1/ωc, ओमेगा सी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखना। ठीक है, और इस केस में भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपकी वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस पे। ठीक है, तो दोस्तों सिमिलर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो ओम होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें डायमेंशंस तो सेम रखने हैं ना। अगर करंट इक्वल टू Vm/R होता है रेजिस्टर के केस में, तो करंट इक्वल टू Vm/1/ωc है कैपेसिटर के केस में, तो 1/ωc और R की जो एसआई यूनिट है वो तो सेम होनी पड़ेगी। जो 1/ωc के डायमेंशंस है और रेजिस्टेंस के डायमेंशंस है वो तो सेम होने पड़ेंगे, है ना। तो इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, और ये एक कैपेसिटिव सर्किट में बिल्कुल वही काम करता है जो रेजिस्टर काम करता है, यानी कि करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे रेजिस्टर एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करता है। ठीक है, तो इस टर्म को कहते हैं 1/ωc को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका एक और सिंबल होता है XC। ठीक है, ये छोटी सी टर्म थी जो हमने नई इंट्रोड्यूस की है। अब चलते हैं पावर के डिस्कशन की ओर। ठीक है, तो गाइज अब हमें डिस्कशन करना है पावर का। उससे पहले ये जान लेते हैं कि एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे कॉस फंक्शन लगा हुआ है इंस्टेंटेनियस करंट के आगे, है ना। तो एवरेज करंट ओवर वन साइकिल होगा 0, क्योंकि कॉस की एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल 0 होती है। ठीक है, सिमिलरली एवरेज पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन लगा हुआ है ना। तो ये दोनों चीज़ें तो ऑब्वियस है, आपने अगर पिछले रेजिस्टेंस और इंडक्टर के वीडियो देखे होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या एवरेज पावर भी 0 होती है, ये क्वेश्चन हमें आंसर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V टाइम्स I, है ना। ये होती है इंस्टेंटेनियस पावर, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में सर्किट से कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पावर की एवरेज लेनी है फॉर वन साइकिल, है ना। आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, V की जगह लिख दो Vm sin ओमेगा t। ठीक है, और करंट की जगह ओमेगा C Vm cos ओमेगा t लिख लो। यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस π/2 वाला फॉर्मुलेशन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ही हैं और इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ओमेगा C Vm cos ऑफ ओमेगा t। ठीक है, आप होपफुली ये समझ गए होगे ना, कंफ्यूज मत करना। हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दिया था इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो उससे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ गया था। यहाँ हमने बिना सब्स्टिट्यूशन के ही लिख दिया है। ठीक है, V मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, इन दोनों का आपको लेना है एवरेज ओवर वन साइकिल। ठीक है, आप पहले सारे कॉन्स्टेंट्स बाहर ले आओ। Vm² ओमेगा C साइन ऑफ ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा t का एवरेज। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो दोस्तों ये जो पूरा टर्म है
वो साइन 2 ओमेगा टी बन गया। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये बन गया आपका साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा कांस्टेंट टर्म, इसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है। क्योंकि ये साइन है, साइन फंक्शन है, एक साइकिल में इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो तो 0 होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जो एवरेज पावर है ओवर वन साइकिल वो है 0। गाइस, तो इस एवरेज पावर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक साइकिल में इस सर्किट से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सर्किट कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो गाइस, अब हमें पढ़ना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हम ये पढ़ चुके हैं कि एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन इन वन साइकिल 0 होता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमें समझनी है कि कैसे पहले एक कैपेसिटर जो होता है उस पर चार्ज अक्यूमुलेट होने लगता है, उस चार्ज अक्यूमुलेशन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है इस कैपेसिटर में, और फिर साइकिल के दूसरे पार्ट में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है और जो एनर्जी स्टोर्ड थी इसमें वो रिलीज करने लगता है बैक टू द सर्किट। ठीक है, और वही प्रोसेस चलती रहती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की। इस वजह से पावर कंजम्पशन जो है वो एक साइकिल में 0 रहती है। ठीक है, तो आओ समझते हैं। ये एक सिंपल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जिसमें एक एसी सोर्स है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। हमारा जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन है फ्रॉम दिस एसी सोर्स वो है Vm साइन ओमेगा टी, जो कि हम किरचॉफ लूप रूल से ये भी लिख सकते हैं Q/C, है ना, या आपको सिंपली किरचॉफ लूप रूल से आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, V इक्वल टू Q/C होता है। इसका मतलब जब जब V 0 होगा तो आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q वो भी 0 होगा। जब V आपका मैक्सिमम होगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम होगा। जब V आपका मिनिमम होगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर मिनिमम होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जो V और Q का ग्राफ होगा ना विद टाइम, वो एक दूसरे के फेज में रहेगा, साथ साथ चलेगा, जो कि हम इस ग्राफ में देख भी सकते हैं। ये ब्लैक में मैंने पोटेंशियल का ग्राफ बना रखा है और जो डॉटेड ब्लैक में है वो चार्ज का ग्राफ है। दोनों एक साथ ही मैक्सिमम होते हैं, एक साथ ही 0 पे आते हैं, एक साथ ही मिनिमम होते हैं और फिर एक साथ 0 पे आते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि जो करंट होता है वो dQ/dt होता है। ठीक है, और क्योंकि चार्ज जो है वो CV के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से, dQ/dt जो है आपका C dV/dt हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब जब dQ/dt यानी कि करंट मैक्सिमम कब होगा, dQ/dt यानी कि करंट मैक्सिमम तब होगा जब dV/dt मैक्सिमम हो। करंट मिनिमम कब होगा, जब dV/dt मिनिमम हो, और करंट 0 कब होगा, जब dV/dt 0 हो। ठीक है, अब देखो, जब पोटेंशियल 0 पे होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज यानी कि उसका स्लोप जो है विद टाइम मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का स्लोप जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि dV/dt मैक्सिमम है, तो हमें करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे मिलता है। ठीक है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम पे होता है तो इसका स्लोप यानी dV/dt जो है वो मिनिमम होता है, 0 होता है, सॉरी मिनिमम नहीं 0 होता है, इसीलिए हमें जो करंट है वो 0 मिलता है। ठीक है, और जब हमारा पोटेंशियल जो है उसका स्लोप मिनिमम होता है यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम पे होता है, तो हमारा dV/dt नेगेटिव मैक्सिमम होगा और करंट जो है हमारा वो भी मिनिमम होगा। ठीक है, आप रिलेशनशिप समझ रहे हो ना, I इज इक्वल टू dV/dt, I इज इक्वल टू C dV/dt होता है। तो उस हिसाब से हमारे जो ये ग्राफ्स बन सकते हैं। रेड कलर में मैंने करंट का आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ है जो कि पोटेंशियल से π/2 फेज, π/2 रेडियंस से लीड करता है फेज में। ठीक है, आइए हम ये 4 रीजन्स देखते हैं।
ठीक है, ये एनालिसिस बिल्कुल सिमिलर है पिछले वीडियो में जो एनालिसिस हमने इंडक्टर प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए करी थी, उसमें भी हमने 4 रीजन्स में बांटा था जो पूरी साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक रीजन के लिए देखा था कि पावर कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं रीजन 1 की तरफ। रीजन 1 में क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल है वो 0 से स्टार्ट होके बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका एसी वोल्टेज सोर्स है वो कुछ ऐसी पोलैरिटी वाली वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, प्लस इस डायरेक्शन में, नेगेटिव इस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे इस वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा, हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इस वाली प्लेट पे एक प्लस चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा, प्लस क्यू, और इस वाली प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, माइनस क्यू। ठीक है, पहले तो चार्ज था नहीं इन प्लेट्स पे, अब चार्ज आया कैसे दोस्तों? वो आया क्योंकि एक करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट से अभी जो नेगेटिव है, करंट के फॉर्म में चार्ज जाने लगा, और इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे करंट के फॉर्म में चार्ज अक्यूमुलेट होने लगा। ठीक है, तो आप कहानी समझ रहे हो, क्योंकि इस बैटरी सोर्स ने एक ऐसा पोटेंशियल प्रोवाइड किया जो कि इंक्रीजिंग था और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्ज अक्यूमुलेट हुआ थ्रू द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब हमारा पोटेंशियल 0 था तब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विच इज़ इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मैक्सिमम था, इसलिए हमारा करंट भी मैक्सिमम था, और इस साइकिल को ख़त्म होते होते हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, इसलिए हमारा करंट भी 0 हो गया। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में, रीजन 1 में करंट और पोटेंशियल दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू V टाइम्स I, दोनों पॉजिटिव थे, यानी कि हमारा पावर का जो था वो ग्रेटर दैन 0 था। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि पावर जो है वो ग्रेटर दैन 0? इसका मतलब ये होता है कि इस वाली क्वार्टर साइकिल में, रीजन 1 में, हमारा जो कैपेसिटर है वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटर जो है अब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ा वैसे वैसे आपका चार्ज भी बढ़ा। ठीक है, और क्योंकि चार्ज बढ़ा तो Q²/2C जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर की, वो भी बढ़ने लग गई। ठीक है, इतना क्लियर है? और ये एनर्जी हमें आएगी कहाँ से सर्किट में? वो सर्किट में आएगी इस बैटरी सोर्स से। ठीक है, तो रीजन 1 में क्या हो रहा है आपको क्लियर हो गया? पोटेंशियल की वजह से चार्ज बढ़ेगा कैसे? करंट की वजह से। ठीक है, अब चलते हैं रीजन 2 में। दोस्तों रीजन 2 में क्या हुआ कि आपका पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे कम करेगा अपने आप को, बैटरी Vm sin ओमेगा टी फॉलो करेगी, तो हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि कम होने लगेगा पोटेंशियल तो हमारा चार्ज भी कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में, वो अपने आप को कम करेगा, तो क्या होगा? इस पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जाने लगेगा, है ना, और इस नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आने लगेगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वही हम देख रहे हैं इस ग्राफ में, करंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो चुका है, जबकि पोटेंशियल का जो डायरेक्शन है अभी भी पॉजिटिव है, और चार्ज का डायरेक्शन जो है वो भी अभी पॉजिटिव है, यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव है और इस प्लेट पे नेगेटिव है। ठीक है, तो रीजन 2 में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारा करंट जो है वो नेगेटिव है। तो हमने ऐसे लिख दिया माइनस, यानी कि लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर इज लेस देन 0, यानी कि कैपेसिटर जो है रिलीजेस एनर्जी।
ठीक है। रिलीजेस एनर्जी का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर जो है अब अपना चार्ज कम कर रहा है, वापस जो एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड थी वो वापस सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है और सर्किट के थ्रू बैटरी को चार्ज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो रिड्यूस हुआ और हमारा जो Q²/2C है वो एनर्जी कम होने लग गई, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमने रीजन 1 और रीजन 2 का डिस्कशन कर लिया। रीजन 1 में ऑब्जर्व कर रहा था ये कैपेसिटर एनर्जी और रीजन 2 में वही एनर्जी कैपेसिटर रिलीज कर रहा था। ठीक है, ऐसे ही होगा पूरी साइकिल में। रीजन 1 में ऑब्जर्व करेगा, रीजन 2 में रिलीज करेगा, रीजन 3 में ऑब्जर्व करेगा, रीजन 4 में फिर से रिलीज कर देगा और ऐसे पूरी साइकिल में हमारा पावर कंजम्पशन 0 रहेगा। रीजन 3 जो है वो रीजन 1 के एकदम सिमिलर है, बस जो आपकी डायरेक्शन है वोल्टेज की पोलैरिटी के, करंट के, चार्जेस के ऑन कैपेसिटर की प्लेट्स, वो सब रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही रीजन 4 जो है वो रीजन 2 का एकदम सिमिलर होता है, बस आपके पोलैरिटीज़ के डायरेक्शन, आपके करंट के डायरेक्शन, आपके चार्जेस के डायरेक्शन एकदम रिवर्स हो जाएंगे। ये दोनों रीजन्स के लिए जो पावर है, कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा है या अब्जॉर्ब कर रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, वो मैं आपको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है।